मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप लोगों का पुनः फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई सीरीज लेकर के आ रहा हूं, एक नई वीडियोज के साथ मैं आपके पास दोबारा आया हूं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की वीडियोज उपलब्ध करवाता रहता हूं और मेरा ये प्रयास बना रहेगा कि मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से बार बार एक गुजारिश नहीं करूंगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। ये चीज़ तो आप लोगों को अपने आप ही सोच करके करना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम बार बार आप लोगों से कहने में मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ, मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगा, हमेशा आप लोगों की सेवा करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख कर कंप्यूटर के विषय में एक बहुत ही अच्छे मान लीजिए स्टूडेंट हो जाएं और कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे जानकार बन जाएं। इसी के साथ चलिए हम वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। आज की इस सीरीज में हम आप लोगों को कंप्यूटर के उस विषय में चर्चा करेंगे जो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये विषय ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की आत्मा का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जीवन धारा को प्रवाहित करने वाला ये सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रकार से कंप्यूटर, इसके बिना कंप्यूटर एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। इसके विषय में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में आप लोगों को बताएंगे। चलिए बिना देर करें आप लोगों को हम उसके विषय में बताना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी बेसिक कार्य करता है। कहने का तात्पर्य, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर वो सभी फाउंडेशन वर्क करता है जो कंप्यूटर के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने में लगते हैं। ये कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है। ये यूजर और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस मध्यस्थ का कार्य करता है। ये यूजर और हार्डवेयर के मध्यस्थ का काम कैसे करता है, क्योंकि जो यूजर जो भी वर्क करते हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर पे कर पाते हैं, ना कि डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर एक कैबिनेट होता है, एक बेसिकली एक मशीन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चलित मशीन जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जो अपने आप कोई काम नहीं कर सकता है जब तक हम उसको कमांड नहीं देंगे। और कमांड देने के लिए, उसको निर्देश देने के लिए हमें किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि हम वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम अपने कंप्यूटर से कोई भी वर्क नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जीवन धारा कह सकते हैं, कंप्यूटर की जीवन धारा कह सकते हैं। चलिए आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है। प्रोसेसिंग कार्य सफल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को रन करता है तथा विशेष सेवाएं देने वाले प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। ये उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए डाटा का प्रबंधन भी करता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जरा थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। ये एक प्रोग्राम है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है। मतलब कंप्यूटर के जितने भी अंग होते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, साउंड हो गया, स्कैनर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी भाग होते हैं, ये सभी इसके अंग होते हैं। इन सभी अंगों को ऑपरेट करने के लिए, उनको निर्देशित करने के लिए, उनको कमांड करने के लिए हमें किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम इसके विभिन्न अंगों को कंट्रोल कर पाते हैं। इसके साथ में क्या होता है
कि हम निर्देश देते हैं, प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों को रन करता है, विशेष सेवाएं प्रदान देने वाले प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। हमने किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी हमारे पास मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हमें ईमेल करना है। अब उस डॉक्यूमेंट को हम ईमेल जब ही कर पाएंगे जब वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर के हमें क्या करना होगा, उसको स्कैन करना होगा। स्कैन करेंगे तो वो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो हार्ड कॉपी के रूप में हमारे पास रहता है, लेकिन उसकी एक प्रतिलिपि कॉपी जो एक इलेक्ट्रिक कॉपी के रूप में बदल जाती है और कंप्यूटर में प्रदर्शित होने लगती है। हमें क्या करना है, उस कॉपी को किसी ईमेल के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजना होता है। उसको हम भेज देते हैं, हूबहू वो कॉपी दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाती है। लेकिन ये कभी कहीं ना कहीं अगर हम उसको बहुत ही गहनता से अध्ययन करें तो हमको पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो उसने हमारे कॉपी को इलेक्ट्रिक कॉपी में बदला है। इलेक्ट्रिक कॉपी में बदलने के पीछे एक किसी न किसी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई ना कोई एक अहम योगदान होता है। उस योगदान की वजह से ही वो कॉपी हमें इलेक्ट्रिक रूप में प्राप्त हुई है। मैं मित्रों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप। मैं आपको आगे और अब हम आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कार्य के विषय में, फंक्शन के विषय में बताना चाहेंगे। मेरे मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का अर्थ, कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे मित्रों। जैसे प्रोसेसिंग प्रबंधन। मेरे मित्र, प्रोसेसिंग प्रबंधन के विषय में हम थोड़ा आप लोगों को बता रहे हैं। प्रोसेसिंग प्रबंधन, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ये कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य करता है। ये प्रबंधन इस प्रकार से होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके निष्पादित एग्जीक्यूट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों के सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। अब ये इसको थोड़ा सा, ये थोड़ी टफ लैंग्वेज हुई है, मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से होने वाली चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें कहा गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य करता है। ये प्रबंधन इस प्रकार होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके, मान लीजिए कि हमने किसी के एक पीसी के ऊपर 10 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है। एक बार में मैंने 10 प्रोग्रामों को लगा दिया है, अब उनको एक एक करके एग्जीक्यूट होना है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे प्रोग्राम एक बार में ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उनको कुछ समय लगेगा, कुछ अंतराल का टाइम लगेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये स्वतः ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक विभाजित कर देता है, उसका समय एक विभाजित कर देता है कि ये काम हमारा, मान लीजिए एक वर्क नंबर वन 2 मिनट, अब वर्क नंबर 2 जो होगा वो 2 मिनट से 4 मिनट के अंदर होना है। इसको हम 0 से 1 लिख सकते हैं, 01 से 02 लिख सकते हैं, और इसको 02 से हम 04 लिख सकते हैं। और तीसरा वर्क जो है उसके लिए टाइम निर्धारित कर दिया गया कि 04 मिनट के बाद ये काम 06 मिनट के अंदर हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमारा कंप्यूटर उसको सिस्टम को डिवाइडेशन कर देता है, उसका समय को डिवाइडेशन कर देता है कि ये वर्क इतने दिन में, इतनी देर में, इतने समय में निष्पादित हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और इस तरीके से हमारे प्रोसेसिंग यूनिट को बहुत ही सहूलियत होती है और वो एक एक करके काम करने में सक्षम रहता है। मेरे मित्रों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको थोड़ा आगे और बताना चाहूँगा। मेमोरी प्रबंधन। मेमोरी प्रबंधन क्या होता है? मेमोरी प्रबंधन सामान्यतः प्रोग्राम के सफल क्रियान्वयन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन, मतलब कि याददाश्त, मतलब कि कहने का अर्थ स्टोरेज क्षमता प्रबंधन करता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी के कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।
कुछ स्थान मेमोरी में सुरक्षित रखे जाते हैं जिसका विभाजन प्रोग्राम के मध्य किया जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्रामों को मेमोरी के अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके। किसी भी प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट करते समय आंकड़ों तथा सूचनाओं को अपने निर्धारित स्थान में संग्रहित करने का भी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। अब इसका अर्थ यह है कि उसने एक सिस्टम बना दिया कि कोई भी विंडो हम 64 बिट या 32 बिट इतने जीबी में ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब वो अगर उतनी जीबी आपके हार्ड ड्राइव में, आपकी सी ड्राइव में मौजूद है, तभी वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर पाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम जब रन होगा तो उसको सिस्टम को एक मेमोरी, एक भंडारण क्षमता जो उसकी है उतनी उसको चाहिए ही होगी। यदि आप उतनी भंडारण क्षमता उसको नहीं दे पा रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, वो नहीं काम कर पाएगा। इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे पहले मेमोरी जो होती है उसके लिए सुरक्षित कर लेता है कि हमें इतनी मेमोरी में अपना सारी क्रियाओं को हम चला पाएंगे, और वो उतनी मेमोरी को सुरक्षित रख लेता है, अपने पास कर लेता है। उसके बाद में ही कोई काम आगे करता है। चलिए अब हम थोड़ा फाइल प्रबंधन की प्रति थोड़ी बात कर लेते हैं। फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों का एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय इसे सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने के कार्य को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मेरे मित्रों, हम जब कोई भी वर्क करते हैं तो वो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि रैम पर वर्क करते हैं। जब हम रैम पर वर्क करते हैं तो वर्किंग एक्सेस मेमोरी जो हमारी होती है वो रैम कही जाती है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी कहलाई जाती है। हम जब कोई भी वर्क करते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। उसके बाद में जब वो वर्क निष्पादित हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसको जब हम सेव करते हैं तो वो हमारा रोम में चला जाता है। ये काम हमें किसी भी तरह से अपने आप नहीं करना होता, ये वर्क ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ढंग से करता है, ना कि किसी के हिसाब से। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि जब भी वर्क को हम बंद करेंगे तो वो सीधे प्राइमरी मेमोरी में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा, रोम से रैम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई भी अलग से एक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज कर लेता है। मित्रों, इनपुट आउटपुट प्रबंधन, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। डाटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसे बायोस के नाम से जानते हैं। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब ये टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के विषय में हम थोड़ा पढ़ेंगे। मेरे मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार निम्नलिखित हैं, जिसमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका उद्देश्य यूजर को तीव्र रिस्पॉन्स टाइम उपलब्ध कराना होता है। इसमें यूजर का हस्तक्षेप कम होता है। वह साथ ही कोई प्रोग्राम एक निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाता तो आगे के प्रोग्राम में त्रुटि आ जाएगी, परिणाम रुक जाएगा। उपग्रह सैटेलाइट संचालन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आरटी लाइनेक्स, बीएक्स वर्क्स, यूनिक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, अब थोड़ा मैं आपको अपने उसमें समझाना चाहूँगा। इसका उद्देश्य यूजर को तीव्र रिस्पॉन्स, एक बहुत ही तेज़ी से रिजल्ट देने का होता है। कि ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर को रिजल्ट मिलता है वो एक तीव्र गति से मिलता है, एक तेज़ी से मिलता है। वह इसके साथ कोई प्रोग्राम एक निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाता है।
माना अगर कोई प्रोग्राम अगर निश्चित अवधि में पूरा नहीं हो पाया तो आगे के प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, त्रुटि आ जाएगी और परिणाम रुक जाएगा। उपग्रह के संचालन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आरटी, लाइनेक्स, बीएक्स वर्क्स, क्यूनेक्स आदि ये ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। मित्रों, सिंगल आईडी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंतर्गत समय समय में एक ही यूजर को एक ही कार्य करने की अनुमति होती है। उदाहरण के लिए एमएस डॉस, विंडो 95, विंडो एनटी, विंडो 2000, ये सारी विंडोज जो हैं ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को के अंतर्गत काम करती हैं। मेरे मित्रों, इसके बाद में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई यूजर एक संसाधन रिसोर्स को बारी बारी से निश्चित समय अवधि के लिए प्रयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी प्रबंधन अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैक एसओ आदि ये जो होते हैं ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग, इसमें एक जैसे कार्यों को एक समूह में संगठित कर लेते हैं जिन्हें बैच कहा जाता है। वह यूजर के हस्तक्षेप के बिना प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित बैच में होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिस विंडोज को हम यूज करते हैं ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहा जाता है। मेरे मित्रों, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऊपर पढ़ा हमने, अब हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक यूजर को कार्य करने की अनुमति होती है। उदाहरण के लिए यूनिक्स, बीएमएस आदि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करता है। डेटा प्रोसेसिंग कार्य को उनकी क्षमता के अनुसार, दक्षता के अनुसार प्रोसेसर के माध्यम वितरित किया जाता है। उदाहरण के लिए डॉस। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें लाइनेक्स होता है। ये एक सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य करता है। ये यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी शुरुआत लाइनेक्स टोरवाल्ड्स ने हेलसिंकी विश्वविद्यालय से की थी। वह इसका पहला संस्करण 0.11 वर्ष 1991 में रिलीज हुआ। इसमें यूनिक्स ही नहीं अपितु अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की अधिकांश विशेषताएं शामिल हैं। लाइनेक्स में सभी संस्करण को इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क वितरित किया जाता है। रेड हॉट, उबंटू और क्रोमियम आदि लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। मित्रों, जिसे वर्ष 1969 में केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया था। इसे प्रारंभ में यूनिक्स का नाम से जाना जाता था, जिसका पूरा यूनिप्लेक्सेड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर व वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा मैनेजमेंट का कार्य कर्नल
द्वारा होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल व सेटअप करना कठिन होता है, किंतु इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने पर कंप्यूटर की क्षमता कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। एमएस डॉस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्ष 1981 में IBM कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। ये पर्सनल कंप्यूटर पीसी पर रन होता है। मेरे मित्रों, मैं आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।